Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start our exercise 6.3, and in this lecture I am going to discuss all questions related to your exercise 6.3. आज हम 6.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। 4 क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में आपको करवा दूँ। स्टार्ट करते हैं जी। थोड़ी सी थ्योरी है जो आपको 6.1 में बड़ी थारोली और 2 में करवा दी थी। जिन लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा, स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। अब इसमें एक दो डेफिनेशन जस्ट रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट बेटा जो इसमें डेफिनेशन आ रही है वो है टेंजेंट टू ए सर्कल। याद है टेंजेंट टू ए सर्कल क्या था? The tangent to a circle is defined as a straight line which touches the circle, never entering the circle interior at a single point. The point where the tangent touches the circle is known as point of tangent या tangency. Point of contact क्या होगा या tangent क्या है? देखें ये सर्कल अगर एक लाइन इसको टच कर रही है, इसके अंदर से पास नहीं कर रही, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये टेंजेंट लाइन रेड वाली है, ये इस पॉइंट से टच कर रही है, तो आपके पास ये पॉइंट P जो कहलाएगा वो क्या कहेगा? पॉइंट ऑफ टेंजेंट कहलाएगा या टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पे ये टच कर रहा है। तो ये पहली डेफिनेशन हमने की थी। दूसरी डेफिनेशन हमने की थी नॉर्मल टू अ सर्कल। So next definition is normal to a circle. The normal to a circle is a straight line drawn at 90 degree to the tangent at the point where the tangent touches the circle. देखें अभी हमने ये टेंजेंट लाइन बनाई थी, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है। अब जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये पॉइंट P से एक लाइन, ये ग्रीन वन जो है, ये जो परपेंडिकुलर जो 90 का एंगल बना रही होगी, ये वाली लाइन क्या होगी? ये नॉर्मल कहलाएगी। तो ये नॉर्मल टू अ सर्कल कहलाएगा। ठीक है जी। तो टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट था, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 6.1 की थ्योरी देखिएगा, उसमें बड़ा थॉरली मैंने ये सर्कल का आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड देन 6.2 की थ्योरी में। ओके जी, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो इसमें उसने क्या बोला है? प्रूव दैट द नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, कि किसी भी सर्कल में जो नॉर्मल लाइंस हैं ये सर्कल के सेंटर से गुजर रही हैं। एक्चुअली ये एक काइंड ऑफ प्रूव हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चार तो ये क्वेश्चन है, बाकी जो इसके जो प्रूव हैं उसको देखिएगा, एटलीस्ट उनकी स्टेटमेंट ज़रूर याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नॉर्मल लाइन के लिए सबसे पहले तो हमें सर्कल डिफाइन करते हैं। ठीक है, नॉर्मल लाइन ऑफ अ सर्कल है। सो कंसिडर अ सर्कल हैविंग सेंटर। अच्छा, मैं यहाँ पे जो सर्कल ले रहा हूँ वो जनरल फॉर्म ले रहा हूँ, और इसका जो सेंटर है वो आपके पास क्या ले रहा हूँ? -G और -F। ठीक है, ये इसका सेंटर आ जाएगा। और टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट P, एक टेंजेंट लाइन लेते हैं। ये देखिए ग्रीन वाइन टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट लाइन ये इस पॉइंट P पे है, जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास दिए हुए हैं x1 y1। ठीक है जी। अच्छा, अब जनरल फॉर्म अगर आप, और ये एक ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होगी, ये जो मैरून लाइन है ये आपके पास क्या होगी? 90 का एंगल बना रही है, तो नॉर्मल लाइन। एक्चुअली ये हमने नॉर्मल लाइन चेक करनी है कि ये सेंटर से गुजर रही है कि नहीं गुजर रही। ये जो मैरून लाइन है ये हमने चेक करना है सर्कल ये सेंटर से गुजर रही है कि नहीं गुजर रही, ये प्रूव करके देना है। अच्छा, अब इसमें जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी, याद होगा आपको 6.1 में, वो क्या थी? x² + y² + 2gx + 2fy + c। अच्छा, अब मोस्टली की बुक वालों ने, टीचर ये आपको ये x² + y² = r² से करवा रहे हैं, जिसमें सेंटर जो है वो 0 0 है, इससे करवा रहे हैं। और ये भी ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि थोड़ा सा इसको थॉरली लेके चलता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि यार उसने स्पेसिफिक पॉइंट तो नहीं बताया हुआ कि आप 0 0 पे ही चेक करें, तो मैंने इसको जनरल फॉर्म से करने की कोशिश की है। आई रिपीट, अगर आपके टीचर ने इस तरीके से करवाया हुआ है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप इसको जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से करें। सो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये आ गई आपके पास जनरल फॉर्म। इसका आप पहले तो डेरिवेटिव निकाल लें। ठीक है, सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर रूल अप्लाई होगा, हर एक पे ऑपरेटर लहदा कर लें। d/dx ऑन x² ऑन y², 2g कांस्टेंट बाहर आ जाएगा,
वेरिएबल पे ऑपरेटर अप्लाई करें, 2f कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे और डेरिवेटिव ऑफ c, और राइट साइड पे 0 है तो 0 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो वो 0 ही होगा। देखिएगा जी, यहाँ तक पहले ओके है, तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं जी, इसको ज़रा लास्ट टाइम मैं दोबारा लिख रहा हूँ ताकि यहाँ से हम आगे कंटिन्यू कर सकें। ऑब्वियस बात, आपने डायग्राम एक ही दफ़ा बनानी है। देखें यहाँ पे भी पार रूल याद है, एक्स स्क्वायर के लिए एक्स वाई स्क्वायर, ये भी पार रूल लगेगा। पार रूल क्या होता था, पार को नीचे उतारते थे, पार में से माइनस करते थे और बेस का डेरिवेटिव लेते थे। चूँकि यहाँ पे एक्स है तो एक्स का 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है अगर अकेला कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा था, 0 के इक्वल। सो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, पावर रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। सो पार रूल करेंगे जी, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव। यहाँ पे भी पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, बेस इसमें y है तो y का डेरिवेटिव। 2g कांस्टेंट है और वेरिएबल x है, डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1 और डेरिवेटिव ऑफ y क्या आ जाएगा, ये dy/dx। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसकी जगह हमने क्या किया, 0 लिख लिया। बड़े सिंपल, वही काम जो हम डिफरेंशिएशन से करते आ रहे हैं। अब बेटा x का डेरिवेटिव 1 है और y का डेरिवेटिव dy/dx है। अब ये सेकेंड और फोर्थ वाले में से dy/dx कॉमन निकल रहा है, हमें एक्चुअली चाहिए dy/dx। ये प्लस का 2x प्लस 2g उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, होल मैंने नेगेटिव लिख लिया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और सिंप्लीफाई हो रहा है ये बिल्कुल, न्यूमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ये लें जी, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। एक्चुअली ये आपके पास स्लोप आ गई है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो 4th चैप्टर में हमने किया था। सो dy/dx के आ जाएगा -x प्लस g/y प्लस f। देखें जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें आगे चलते हैं फिर। जी तो नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या आ रहा है, एक्चुअली ये स्लोप हम निकाल चुके हैं और स्लोप ये है टेंजेंट लाइन की स्लोप। स्लोप कौन सी है, ये टेंजेंट लाइन की है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो अब अगर आप देखें तो ये टेंजेंट लाइन, इसको हम m1 का नाम दे रहे हैं, इस पॉइंट P पे क्या होगी, क्या करेंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो बड़ा सिंपल सा काम है, x की जगह पे आप x1 रख लेंगे और y की जगह पे y1 रख लेंगे। तो एक्चुअली ये क्या आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई एट पॉइंट P। कमर्शियल बात, बट हमें कौन सी चाहिए, हमें तो नॉर्मल लाइन की चाहिए ना। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या डिफरेंस होता है इनकी स्लोप्स का, बिल्कुल एक का अगर नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं तो दूसरे की स्लोप आ जाती है। तो हमारे पास एक की स्लोप आई हुई है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा, -1 ओवर जो भी स्लोप आपके पास m1 थी, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P क्या आ जाएगा, y1 प्लस f ओवर x1 प्लस g। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब हमें इस लाइन की स्लोप की बात, ये इक्वेशन की बात हो रही, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ये सेंटर से गुजर रही है। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास स्लोप भी है, हमारे पास पॉइंट भी है। पॉइंट कौन सा, x1 y1 है, और स्लोप हमारे पास क्या थी, y1 प्लस f, ये भी हमने निकाला है, और ओवर x1 प्लस g, ये स्लोप निकाली है। फार्मूला क्या होता था, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो x1 y1 की जगह तो ये वही है, सिर्फ स्लोप की जगह पे आप वैल्यू भी रखेंगे, कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, विच इज़ इक्वल टू y1 प्लस f ओवर x1 प्लस g। देखिएगा यहाँ तक ओके है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें जी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब इक्वेशन नंबर नाम देना चाहें बेहतर है, ना भी देंगे तो गुजारा हो जाएगा। पहले देखें जी, यहाँ तक ओके है। तो ये हमने एक्चुअली इक्वेशन कौन सी निकाली है, ये हमने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकाली है। अब हमने चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि क्या ये नॉर्मल लाइन सर्कल के सेंटर से गुजर रही है, पास कर रही है, उसको सेटिस्फाई कर रही है। देखें अगर ये सेंटर से, ये वाली लाइन थी, अगर ये सर्कल के सेंटर से गुजरे तो अब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगी। याद है, ये हम 6 चैप्टर 6.1 से यही काम करते आ रहे हैं। चेक करते हैं, तो सेंटर इसका था -g और f, और अगर ये इक्वेशन सर्कल के सेंटर से गुजरी है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मीन हम क्या करेंगे, x की जगह पे -g आ जाएगा और y की जगह पे क्या आ रहा है, -f। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की हुई है। सो पहला y है, इसकी जगह पे -f आ गया, ऊपर देखें x है तो -g। तो कलर्स को भी आप देखिएगा, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब हमने चेक करना है आइदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या कह रहे हैं जी, इस फर्स्ट 2 में से नेगेटिव कॉमन निकाल रहा है और लास्ट 2 में से नेगेटिव, थोड़ी सी सिमेट्री हमने लगा दी है।
और ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, नेगेटिव को बाहर लिख लिया तो आप देखें नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही? और अगर ये इक्वल आ रही हैं इसका मतलब है ये नॉर्मल लाइन सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, और यही नहीं प्रूव करना था। सो करके अभी आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वही जो स्टेटमेंट होती है, सो प्रूव दैट की जगह आ जाएगा सो द नॉर्मल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये वर्डिंग एंड में ज़रूर ऐड कर दिया करें, एक अच्छी टॉपिंग हो जाती है। लेकिन जी ये सिंपल सा आपका फर्स्ट प्रूफ था। देखिएगा यहाँ तक कोई है कन्फ्यूजन तो बताइएगा, ठीक है जी। चलें, सेम अब क्वेश्चन 2 है, बट वो उसका आप रिवर्स कह लें। यहाँ पे नॉर्मल लाइन वो कह रहा था सेंटर से पास कर रही है, वहाँ पे क्या कह रहा है वो नॉर्मल लाइन इस पॉइंट से पास करेगी कि नहीं, पॉइंट पी से, ये हमने चेक करना है, ठीक है जी। तो सेम क्वेश्चन है, स्टार्टिंग सेम है, फर्स्ट 2 स्लाइड सेम है। सो हम इसको करके ज़रा देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, और विच वी हैव टू प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट पासेस थ्रू दैट पॉइंट ऑफ टेंजेंट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसी तरह एक सर्कल लेते हैं जी, कंसिडर अ सर्कल हैविंग, बिल्कुल सेम मैं पैटर्न पे कह रहा हूँ, उसका सेंटर -g और -f ले रहे हैं। उसमें फिर टेंजेंट लाइन, ठीक है, टेंजेंट एट पॉइंट पी है और पी के कोऑर्डिनेट हमने बिल्कुल सेम पैटर्न जो भी हम पहले कर रहे हैं। अब नॉर्मल लाइन की बजाय वो वर्ड ये यूज़ कर रहा है सर्कल परपेंडिकुलर टेंजेंट टू। परपेंडिकुलर टेंजेंट एक्चुअली ये नॉर्मल लाइन की ही है, हम ज़रा ये वर्डिंग अब ये यूज़ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइन टू दिस टेंजेंट, ठीक है, वही मैरून लाइन ही आ रही है। हम क्या कहते हैं, सबसे पहले उसी तरह इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, अगेन मैं स्पेसिफिक केस नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल केस कर रहा हूँ, 0 0 को फिक्स नहीं मैं कर रहा हूँ, मैंने जनरल फॉर्म से इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आपके पास अगेन ये आ जाएगा, जिस मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके सर ने उस तरीके से करवाया है तो वो भी चल जाएगा, बट इट्स बेटर कि आप इसको इस तरीके से करें। कुछ टीचर ये कहते हैं यार ये बात टाइम ये शॉर्ट में आता है तो हम जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में कर रहे होते हैं, बट मैं अभी भी आपको ये प्रेफर करूँगा आप इसको जनरल फॉर्म से करें, ठीक है, फॉर सेफ साइड। चलें जी, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, okay, by applying operator d over dx on both side। ये रेंज ऑपरेटर अप्लाई किया है। अब बेटा सेपरेटली ऑपरेटर कर लें, फॉर एक्स स्क्वायर, फॉर वाई स्क्वायर, एक्स वाई एंड कांस्टेंट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो देखें, ये वही स्टेप नहीं जो भी हम क्वेश्चन नंबर 2 में करते आ रहे थे, ऐसे ही है। चलें अब ज़रा इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट में अगर हम देख रहे हैं जी, लास्ट स्टेप मैं दोबारा लिख रहा हूँ, पावर रूल अप्लाई होगा फॉर एक्स स्क्वायर ऑन वाई स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, वाई का डेरिवेटिव dy/dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो अप्लाइंग पावर रूल, पावर को नीचे उतारें, पावर में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव। वाई स्क्वायर के लिए पावर को नीचे उतारें, पावर में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव dy/dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा। ओके है जी, अगेन एक्स का डेरिवेटिव 1, y का dy/dx, सिंप्लीफाई ज़रा कर लें, सेकेंड और फोर्थ में से dy/dx कॉमन निकल रहा है, हमें ये +2x +2 जी उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। तो क्या कॉमन निकल रहा है जी, 2 कॉमन निकल रहा है इन न्यूमिनेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, और सिंप्लीफाई कर लें। लेकिन ये आपके पास, और अगर आप गौर करें ये वही स्लोप आई है जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में, यानी कि फर्स्ट 2 स्लाइड्स हमारी सेम आई हैं बेटा, आपने जो पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं। एक्चुअली ये स्लोप किस चीज़ की निकाली थी, याद है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट थी, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन की बात हो रही है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास ये आ गई है, और टेंजेंट एट पॉइंट पी, ठीक है, इस एग्जैक्ट पॉइंट पे इसकी स्लोप क्या होगी, उसी तरह एक्स की जगह पे x1, y की जगह पे y1। फिर अगेन ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल हम कर रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आ जाएगी स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पे नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया, वहाँ पे भी यही स्लोप थी, यहाँ पे भी यही स्लोप है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ओके जी। नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट एट पॉइंट पी की बात करें तो आपके पास पॉइंट तो इसमें दिया हुआ है सेंटर -g और -f है, स्लोप अभी हमने निकाली है, और फार्मूला आपके पास क्या होता है, y - y1 m2x - x1। अब यहाँ पे ये देखें, पिछले क्वेश्चन में हमने सेंटर से प्रूव किया था, लेकिन यहाँ पे उसने खुद कहा कि ये सेंटर से पास कर रही है, और अगर ये सेंटर से पास कर रही है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो जस्ट आपने क्या करना है, ये देखो मैं कलर लैंग्वेज यूज़ कर दी, एक तो मैंने स्लोप रख दी है, देखो y1 की जगह आ जाएगा -g, ये मैं इधर लिख भी देता हूँ, y1 की जगह आपके पास आ रहा है
माइनस एफ और x1 की जगह पे माइनस जी आ रहा है। तो ये यहाँ पे x1 y1 और ये रिप्लेस कर दें, क्योंकि उसने खुद कहा है कि ये सेंटर से पास कर रही है, और अगर ये सेंटर से पास कर रही है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मीन y1 की जगह नेगेटिव x, x1 की जगह नेगेटिव जी, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लें, x1 प्लस जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिएगा इक्वेशन का नाम देना चाहें तो बेहतर है, ना भी हो तो चल जाएगा। अब बेटा आपके पास ये चीज़ आ गई है, अब आपने क्या करना है, ये इक्वेशन आ गई है, ये कौन सी है, परपेंडिकुलर की जो इक्वेशन, परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट की बात हो रही है। अब एक्चुअली प्रूव क्या करना है कि क्या ये परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, क्या वो टेंजेंसी से पास कर रही है कि नहीं। और टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट क्या हैं जी, x1 और y1। ये ज़रा थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंस करें, तो अब सिर्फ करना क्या है आपने, एज इज टू बी प्रूव दैट इट पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी देन इट मस्ट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। तो हम क्या कह रहे हैं जी, x की जगह पे ये मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, x की जगह पे x1 रख लेते हैं और y की जगह पे y1। तो आप देखें कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, y की जगह पे y1 और x की जगह पे x1, तो सिर्फ ये डिफरेंस एंड में आया है। आप देखें ये डायरेक्टली दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, और अगर इक्वल आ रही हैं सो करके वही स्टेटमेंट लिख लो, so the straight line drawn from the center of the circle passing through point of tangency, that's it। देखें कोई कंफ्यूजन, तो बड़े सिंपल से थे दो प्रूव, मैंने कोशिश की है इसको जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से करने की। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट बेटा आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। Prove that the midpoint of hypotenuse of a right angle triangle is the circumcenter of the triangle। तो यहाँ पे मिड पॉइंट है, एक राइट एंगल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं कि राइट एंगल बिल्ड कर रहे हैं। कंसिडर अ राइट एंगल AOB। सो कंसिडर राइट एंगल AOB आपके सामने जी, ये आपके पास चूँकि सर्कम सेंटर है, तो ये हम बना रहे हैं इसका सेंटर 0 0। देखें अगर x एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a एंड 0। मीन x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये a कुछ भी हो सकता है, ये +1 है, 3 है, 4 है, 5, ये हमें डिस्टेंस नहीं पता, हमने इसको जनरल a का नाम दे दिया। और अगर y एक्सिस पे पॉइंट रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 0 एंड b। चूँकि y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा और y इज इक्वल टू b आ जाएगा। कोई मुश्किल बात। अब बेटा उसने कहा था कि अच्छा चूँकि राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है तो ये एंगल हम 90 ले रहे हैं, ठीक है, AOB। अच्छा AB इज़ अ हाइपोटेनस, ये इसका हाइपोटेनस है, यहाँ तक समझ आ गई है। अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ वापस आ रहे हैं। उसने कहा था मिड पॉइंट ऑफ दैट हाइपोटेनस, इसका मिड पॉइंट जो है पहले तो हम वो निकालते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है 2 पॉइंट्स के लिए, क्या था, x1 प्लस x2/2, मैं सेंस करके लिख रहा हूँ फार्मूले में, y1 प्लस y/2। तो A और B1 का A और B का आप मिड पॉइंट निकाल लें तो क्या आ जाएगा, ये M की बात हो रही है, तो a प्लस 0/2, यानी कि x को x में ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें और y वाले को y में ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें। सो मिड पॉइंट ऑफ a भी आपके उसके जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो a/2 और b/2 आ रहा है। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ओके। चलें जी, अब प्रूव क्या करना है, अब आते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले तो ये फर्स्ट लाइन थी, इसको हमने डिकोड किया है कि मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब करना क्या है जी, वो ये कह रहा है कि ये प्रूव करो कि ये मिड पॉइंट जो है सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर का मतलब क्या है कि ये जो मिड पॉइंट M है इसका डिस्टेंस O के साथ ले लो, इसका डिस्टेंस A के साथ ले लो या B के साथ ले लो। मीन M इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम O, A एंड B। मीन ये तीनों जो डिस्टेंस होने चाहिए ये इक्वल होने चाहिए, बस ये हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन देखो समझ आ गया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि M इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O, ये M जो है O से, A से और B से इक्वल डिस्टेंस है, बस ये प्रूव करना है। और डिस्टेंस फार्मूला चूंकि दो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, x2 माइनस x2 पॉइंट में से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो हम क्या करने जा रहे हैं, MO का पहले निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, a/2 माइनस 0, b/2 माइनस 0, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। सिंप्लीफाई ज़रा कर लें जी, ये a²/2 b²/2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 4 का ये नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम 4 आ रहा है, 4 का अंडर रूट लेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन।
अब हम क्या कह रहे हैं जी, एम ए निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा a बाई टू माइनस ए, ये देखो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और y कोऑर्डिनेट, तो b बाई टू माइनस जीरो। तो इसका ज़रा एलसीएम ले लेते हैं, a बाई टू माइनस ए का क्या आ जाएगा, a माइनस टू ओवर टू ए ओवर टू, और ये b ओवर टू का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लें, नेगेटिव a ओवर टू है, होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। अगेन एलसीएम ले लें, सेम पैटर्न पे 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो ये वही चीज़ नहीं आ गई जो क्वेश्चन नंबर 1 थी, ऐसे ही है ना, तो आनी भी यही चाहिए। लास्ट बेटा जो पॉइंट आ रहा है वो है एम बी का डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा a बाई टू माइनस जीरो एंड b बाई टू माइनस बी। नाउ दिस टाइम यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं इस सेकेंड टर्म के लिए, तो ये आ रहा है 2b माइनस 2b, और सिंप्लीफाई कर लें, नेगेटिव b का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। सो अगेन एलसीएम लें और आप देख सकते हैं कि अगेन आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट एम ओ एम ए एंड एम बी आर इक्वल। सो करके दोबारा से वही क्वेश्चन लिख लो, मीन एम इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, और क्वेश्चन दोबारा सो द मिड पॉइंट, प्रूव दैट की जगह सो द वर्ड यूज करें, इट्स अ पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल इज अ सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, दैट्स इट। यही हमने बेटा छोटा सा काम प्रूव करना था। देखें जी, ओके है, चलें आगे चलते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है जी आज की एक्सरसाइज का, छोटी सी एक्सरसाइज थी ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और 4 में आपके पास क्या आ रहा है जी, prove that the perpendicular drop from a point of a circle on a diameter is mean proportional between the segment into which it divide the diameter। कहते एक परपेंडिकुलर लेते हैं, एक सर्कल से किसी भी पॉइंट से हम ड्रॉप करते हैं और डायमीटर पे, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं जी, कंसिडर अ सर्कल हुज इक्वेशन इज, हम एक सर्कल सपोज कर रहे हैं जिसकी ये इक्वेशन ले ली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस ए है, और ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर याद है 6.1 में की थी, इसका रेडियस ए है और सेंटर इसका क्या है 0 0, तो ये सेंटर 0 0 है, ये रेडियस यहाँ से लेकर किसी तरफ भी आप डिस्टेंस ले लें इस पॉइंट का वो ए ही होगा। देखो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब वो ये कह रहा है कि आपने, चलो कोऑर्डिनेट्स पहले लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव साइड पे देखें, ये ओरिजिन है, इसके ओरिजिन से इस तरफ जाएंगे, रेडियस तो यही है ना, लेकिन नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो ये ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, माइनस ए एंड 0। 0 किस वजह से है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। ये पॉइंट बी ले लेते हैं राइट साइड पे, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बताएंगे, ए एंड 0, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे, और यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस ए है। फिर हम ये कह रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एक और पॉइंट क्यू ले रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे घुरा रहे हैं ना वो पॉइंट क्यू है। क्यू इस तरह है कि यहाँ से लेकर ओ से लेकर इसका डिस्टेंस जो है वो बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, बी एंड 0। और पॉइंट पी हमने एक ऐसा लिया जहाँ से हम परपेंडिकुलर घुरा रहे हैं, ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट बी और सी है, बी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस सी है। तो बेटा हमने क्या किया है, चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखनी है। देखिएगा यहाँ तक कोई मसला। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा था कि यार ये जो परपेंडिकुलर गिराया ना ऊपर डायमीटर पे, इट्स अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट इनटू व्हिच डिवाइड द डायमीटर। ये मीन प्रोपोर्शनल होगा। मीन प्रोपोर्शनल क्या है, मैं आपको बड़ा सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि आपने सिर्फ ये करना है, लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट इसका ध्यान में रखिएगा, एक तो ऑब्वियस बात इसका सर्कल और डायग्राम बन जाएगी। देखो कर्सर पे फोकस कीजिएगा, ए क्यू, ए से लेकर क्यू और फिर पी क्यू, देखो लेफ्ट से राइट और ऊपर की तरफ गए, और फिर ये ऊपर से नीचे आएंगे और फिर राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट ऊपर गए, वापस ऊपर से नीचे और इस तरफ आएंगे। एक्चुअली हमने ये करना है कि ये ए क्यू ओवर पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू ओवर क्यू बी। एक्चुअली ये जो मीन प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है वो ये वाली चीज़ है। बड़ा सिंपल सा, लेफ्ट टू राइट आपने याद रखना है। दूसरे लफ्जों में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको एक्चुअली ये प्रूव करना है कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू डॉट क्यू बी। बड़ा सिंपल सा काम है। देखो समझ आ गया, मीन प्रोपोर्शनल, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेफ्ट टू राइट चलेंगे और ये वाली इक्वेशन निकल आएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं आइदर ये लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही कि नहीं, और अगर ये इक्वल आ रही है तो हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ओके जी, तो चलें करते हैं जी आगे। ओके जी, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, डायग्राम आ गई, ऑब्वियस बात जो पहले बनी होगी आपके पास, ये हमने प्रूव करना है। पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं बिटवीन पी एंड क्यू, याद है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो पी क्यू का डिस्टेंस, पी के कोऑर्डिनेट क्या हैं जी, बी सी, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हैं, बी और 0, तो बी माइनस बी आ जाएगा सी माइनस 0। सिंप्लीफाई कर लें
तो ये आपके पास एक्चुअली आ जाएगा सी स्क्वायर। इक्वेशन का नाम देते जाइएगा, बाद में रेफरेंस के तौर पर हेल्पफुल होगी। देखें यहाँ तक कोई मसला। अब हम निकालने जा रहे हैं ए क्यू। अब ज़रा यहाँ पे फोकस करो, इसमें डिस्टेंस लगाने की डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं ए क्यू का डिस्टेंस। देखो ए क्यू कर्सर पे फोकस करो, ए ओ प्लस ओ बी, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। क्या है, ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस। देखो समझ आई बात की, सही है। अच्छा ए ओ का डिस्टेंस क्या था, ए है, ठीक है। नेगेटिव सिर्फ हमने एक्स एक्सिस के लिए किया है, इधर पॉजिटिव ए लिख लें, नेगेटिव लिख लें, पॉजिटिव लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा दिस, और ओ क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था वो हमने पीछे भी लिखा था, ये बी है। तो ये आपके पास एक्चुअली ए क्यू किसके इक्वल आ रहा है, ए प्लस बी। मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पे प्लस ए लिख लें तो दोनों तरह इसमें चल जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं जी ए क्यू बी आ गया। आप देखेंगे ऊपर कैसा क्यू बी चाहिए। क्यू बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है। देखें हम क्या कह रहे हैं, हम ओ बी टोटल लेते हैं। ओ बी किसके इक्वल है पहले ये बताओ, ओ से लेकर बी तक ये होगा ओ क्यू प्लस क्यू बी, ऐसा ही है। ये हाफ तो नहीं है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। अच्छा अब हमें चाहिए क्यू बी, तो ये प्लस है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, सही है। ओ क्यू उधर जाके नेगेटिव हो गया। ओ पी का डिस्टेंस क्या हमने बोला था, ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस ये ए के इक्वल है, और ओ क्यू का डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल है। सो फाइनली आपके पास क्यू बी भी आ गया है। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट इसमें हम ऐड कर रहे हैं, ये वो पॉइंट पी कह रहा था कि ये सर्कल पे लाई कर रहा है। अगर ये सर्कल पे लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। कौन सा पॉइंट, ये पी पॉइंट। तो एस पॉइंट पी लाइज ऑन दिस सर्कल, अगर ये सर्कल पे लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो एक्स इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, बी रख रहे और वाई इज इक्वल टू सी, किस में, सर्कल की इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर में। तो x की जगह पे b रख रहे हैं, y की जगह पे आप c रख रहे हैं, और ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। देखो ये पॉइंट समझ आ रहा है। तो c स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। से दिस योर इक्वेशन नंबर 6। देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब आते हैं बेटा अपने प्रूफ की तरह। प्रूफ हमने क्या करना था, पी क्यू स्क्वायर ए क्यू एंड क्यू बी, हम क्या कहते हैं इक्वेशन 3 4 5 को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। एक्चुअली यही है, पी क्यू आपके पास ये कलर लैंग्वेज मैंने यूज की है, ये सी स्क्वायर के इक्वल है। ए क्यू देखेंगे तो ए प्लस बी है, और क्यू बी है ए माइनस बी। बस अब इसको फाइनलाइज कर रहे हैं हम। फार्मूला बन गया जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही है राइट साइड पे। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल निकाला था, ये देखो लेफ्ट साइड पे, ये सी स्क्वायर के इक्वल है। सो यूजिंग इक्वेशन 6 सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइड इक्वल हो गई हैं, और इसकी मतलब क्या हुआ, वही स्टेटमेंट लिख लें। सो द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायमीटर इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट इनटू व्हिच इट डिवाइड्स द डायमीटर। दैट्स इट। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगेन लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी मैं 6 चैप्टर पे आपका काम कर रहा हूं, क्योंकि 6 चैप्टर में अब जो ये 6.3 करने के बाद आपके पास्ट ईयर पेपर के ऑब्जेक्टिव जो शॉर्ट जो हैं वो मैं आपके सॉल्व करना शुरू किए हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, बार बार आपसे कहा जा रहा है, लेकिन आप इसको इग्नोर करते हुए चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं। और चैप्टर 3 मैंने बताया है कि मैंने थ्योरी भी की हुई है, मैंने इसके क्वेश्चन भी मैक्सिमम किए हुए हैं। आप फिर बार बार उसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी चैप्टर 3। बेटा अगर चैप्टर 3 मैंने शुरू किया है तो आपके ये काफ़ी सारे काम रह जाने हैं, ठीक है। सो जो किया हुआ है, मैंने पहले भी कहा था, जितने क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करवाए हैं, मैं गारंटेड कह रहा, कोई भी आपको क्लास में, इवन घर में ट्यूटर नहीं उतने क्वेश्चन ये एग्जांपल करवा सकता है जितना मैंने करवा दी हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। करो, कोई ऑड वन क्वेश्चन नहीं आता तो वो ज़रूर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी मुझे ये 6 चैप्टर के आपका जो मेन है, क्योंकि इसकी वजह से आपके 100 मार्क्स से कम, अगर आप 6.4 तक कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपका ये पेपर सॉल्व हो जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अगली एक्सरसाइज को भी देखना पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो काम चल रहा है उसको चलने दें, और चैप्टर 3 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है स्मार्ट सिलेबस में, उसको करो। हाँ इंशाल्लाह जैसे ही इससे मैं फ्री होता हूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको कंप्लीट कर दूँ, पर मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, और ये मैं काफ़ी देर से आपसे कह रहा हूँ। सो बेटा फोकस करो, अभी जो काम हो रहा है पहले वो तो कर लो। चैप्टर 3 पहले जितना करवाया वो तो कर लो, ये 6 चैप्टर तक कर लें, तो फिर हम उस तरफ जाएंगे। अब बार बार एक चीज़ को, अब देखें 7 चैप्टर आपका रहता था वो करवा दी है, ये बीच में से प्लग इन होने वाली चीज़ें थी वो मैंने करवा दी हैं। तो अब जैसे ये हो जाएगा, मैं पास्ट ईयर पेपर को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो
तो अगर मैं चैप्टर 3 शुरू कर दूंगा तो कोई पास्ट ईयर पेपर आपका डिस्कस नहीं होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले 8-9 साल के पेपर आपसे डिस्कस कर लूँ। तो आपसे फिर मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि करने की कोशिश तो करो ना यार, सारी थ्योरी करवा रहा हूँ, और यही आपको टीचर भी बोर्ड पे करवाते हैं कि थ्योरी करवाते हैं, ऑड वन क्वेश्चन करवाते हैं, बाकी आप खुद अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है जी, तो मैं फिर कोशिश करूँगा, दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।